हेलो दोस्तों, मैं शिवानी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद शाशा पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ और एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश आपको कर रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है या फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको और इम्प्रूव करूँ और आपकी नीड तक पहुँच सकूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम हिस्ट्री को एकदम बेस से स्टार्ट करने वाले हैं और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वैसे तो जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, जो आफ्टर 10th या आफ्टर 12th तैयारियों में लग जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। तो एकदम बिगनिंग से, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री को, और ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं होगा, ऐसे नंबर ऑफ़ वीडियोस आते रहेंगे जब तक हम पूरी हिस्ट्री को एकदम अच्छे से पढ़ और समझ नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के बेस से, यानी कि पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी आज के इस वीडियो में क्या पाषाण काल को अच्छे से देख और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, आखिर इतिहास है क्या। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो हिस्ट्री यानी कि पास्ट, ठीक है, जैसे आपका पास्ट होता है, हमारा पास्ट होता है, मेरा भी कोई पास्ट है, आपका भी कोई पास्ट है। अगर हम उसकी स्टडी करें, ठीक है, अगर हम उसकी स्टडी करें, किसी को बताएं, किसी को पढ़ाएं, तो बस वही हो गया हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हम अपने पास्ट की या आपके पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम अपने देश की पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे होंगे, मानव के बारे में पढ़ रहे होंगे कि कैसे मानव आया, देश आगे बढ़ा, देश में क्या क्या पहले हो चुका है, कैसे कैसे युद्ध हुए, कैसी कैसी लड़ाइयाँ हुई, यही सब आएगा हमारे हिस्ट्री में। यानी कि हम पास्ट तो पढ़ेंगे लेकिन अपने लेवल पर नहीं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लेवल पर नहीं, देश के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस अर्थ के लेवल पे पढ़ेंगे, धरती के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास, अभी इतिहास को पढ़ने के लिए हम ऐसे कहीं से भी शुरुआत तो नहीं कर सकते ना, कि हमने कहीं से भी बताना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड के साथ अपना पास्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको कैटेगराइज्ड करके ही डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ, पहले आप बच्चे थे, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, तो वैसे हिस्ट्री को भी पढ़ने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि पहले हम उसको कैटेगराइज करें अच्छे से, और फिर एक एक सेक्शन को अच्छे से उठाकर पढ़ें। तो जब बात हिस्ट्री की आती है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। आगे आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे सब पार्ट्स होंगे उनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने कैसे डिवाइड किया, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको मैं चलो एक आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि जब कोई इंसान पैदा होता है, ठीक है, तो वो 3 चरणों में अपने जीवन जीता है। कैसे? कभी वो बच्चा रहा होगा, ठीक है, फिर कभी वो बड़ा हो गया होगा, ठीक है, कभी वो बड़ा हो गया, अब कभी वो बूढ़ा भी हो गया और उसकी ये दाढ़ी आई, पता नहीं क्या बन गया, बट आई होप आप वो समझ पाएँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? बहुत ही फनी ड्राइंग है, लेकिन हम ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, हम समझने पर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कभी कोई इंसान हुआ तो सबसे पहले वो बच्चा रहा होगा, ठीक है, उसके बाद बड़ा हुआ होगा, यानी ये अडल्ट एज में जाएगा और फिर ओल्ड एज में जाएगा। ठीक है, यानी बच्चा हुआ, बड़ा हुआ और फिर बूढ़ा हो गया। तो जो ये बूढ़ा हुआ, अब ये अपनी कहानी किसी को बताएगा,
ये कोई पर्सनालिटी है, अभी अपनी कहानी किसी को बताएगा। तो जब ये अपनी कहानी किसी को बता रहा होगा तो इसके लिए सबसे पुरानी बात कौन सी होगी? अपना बचपन, है ना। तो इतिहास में भी जब हम वर्गीकरण इसका करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, तो सबसे पुरानी बात क्या होगी? प्राचीन इतिहास, यानी जब शुरुआत हुई होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ बीच का रहा होगा इसके पास, जब ये एडल्ट हुआ होगा, तो यानी मध्यकाल का इतिहास। उसके बाद सबसे नई बात क्या होगी? इसका बुढ़ापा। मतलब वैसे तो हम सोचे तो बुढ़ापा तो अभी के लिए सोचे तो फ्यूचर में सबसे पुराना होगा, लेकिन जब ये अपना किस्सा किसी को सुना रहा होगा तो उसके लिए जो सबसे नई बात होगी, जो कल ही गुजरी होगी, वो इसका बुढ़ापा होगा। इसीलिए हम इसको आधुनिक इतिहास कहते हैं, यानी आज का इतिहास, यानी प्रेजेंट का इतिहास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने समझ लिया कि इतिहास को हमने 3 पार्ट में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक इतिहास। इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? मानव के आगमन से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक की बात कर रहे होंगे। मानव कैसे आया, कैसे उसका विकास हुआ, से लेकर 8वीं शताब्दी तक की बात हम प्राचीन इतिहास में कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो ऐसा हम ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ हम अपनी तरीके से, यानी कि इतिहास की तरीके से हम देख रहे होंगे कि मानव कैसे अस्तित्व में आया, कैसे उसने विकास किया, और 8वीं शताब्दी तक की बातें कर रहे होंगे। मध्यकाल के इतिहास में हम जब हमारे देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया से लेकर के प्लासी के युद्ध तक की बातें कर रहे होंगे। फिर ये सब क्या है, इस टर्म से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर कर 1947 यानी जब हम देश को आज़ादी दिला देते हैं तब तक की बात कर रहे होंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1964 जब जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे तब तक का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में मानते हैं। ये जो डेटा है इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं बोल सकता कि मतलब एग्जैक्ट किस डेट तक की बात हम कौन से काल में कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं और कोई इतिहासकार कुछ बताते हैं। कुछ जानकार का मानना है कि 8वीं शताब्दी तक, कुछ जानकार कहते हैं नहीं 1701 तक, 701 तक। तो इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है, बस हम इसको अपने समझने के लिए कैटेगराइज करते हैं और इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये विवाद का विषय है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इतिहास का हमने वर्गीकरण कर लिया है। अब इस इतिहास में हम प्राचीन इतिहास यानी जो सबसे पुराना, यानी कि जो हम बचपन पढ़ने वाले थे, यानी कि जब बचपन पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? मानव का आगमन। उसको हम फिर से कैटेगराइज करेंगे, और कैसे करेंगे? प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रागैतिहासिक काल को में हम देखेंगे, यानी प्रागैतिहासिक काल को अगर हम और क्या कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं पाषाण काल, क्यों अभी बात कर रहे होंगे। आद ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं तक की बातें करेंगे। ऐतिहासिक के बाद ऐतिहासिक काल में और आगे की बातें हम कर रहे होंगे, यानी वैदिक सभ्यता से आगे जैसे जैन धर्म, बौद्धिज्म, इन सब की बातें और आगे तक की बातें हम कर रहे होंगे ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और बेहतर समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ बनाती हूँ, ये इतिहास का सर्कल है। मान लो ये कोई सर्कल है जिसको हमने इतिहास बोला, ठीक है। अभी इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सा? एंशिएंट, मॉडर्न, मिडल मतलब मिडवल और मॉडर्न। अब इस एंशिएंट वाले सर्कल को अगर हम पूरा नहीं मानते, आपके समझने के लिए ये एंशिएंट वाला टुकड़ा हमने उठा लिया, मतलब ये पिज़्ज़ा था, ठीक है। अब इस एंशिएंट वाले पिज़्ज़े के टुकड़े को हमने उठा लिया और इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने क्या किया? प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक, ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम इस प्री की बात कर रहे होंगे, यानी कि पाषाण काल की, यानी प्रागैतिहासिक की बात कर रहे होंगे, तो हम फिर से ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में कैसा? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ठीक है।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पूरा, मध्य और नवपाषाण काल। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, इसमें आप आगे चलकर देखेंगे कि इन तीनों में जो सबसे लंबा चला, ठीक है, इन तीनों में जो सबसे लंबा चला वो पूरा पाषाण काल चला। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम इसमें क्या बात कर रहे होंगे, मानव के आगमन की, यानी मानव कैसे अस्तित्व में आया। तो जब कोई चीज़ अस्तित्व में आती है तो स्टार्टिंग का दौर ही सबसे मुश्किल होता है। कहने का मतलब कि अगर हमें फ़ोन चलाना आ जाए, अगर हमें एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आ जाए तो फिर हम लैपटॉप भी आसानी से चला लेंगे, फिर हम कंप्यूटर भी आसानी से चला लेंगे, तो उसकी आगे की प्रोसेस तो ईजी हो जाएगी ना। सबसे टफ़ चीज़ हमारे लिए क्या थी, फ़ोन यूज़ करना। ठीक है, सबसे टफ़ हमारे लिए क्या था, फ़ोन यूज़ करना। तो वैसी ही बात हो रही है कि पूरा पाषाण काल में जब मानव अस्तित्व में आया तो सबसे मुश्किल था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी सभ्यताओं में सुधार लाए, कैसे एक जंगली पने को छोड़कर वो पारिवारिक जीवन जीना शुरू करे। ठीक है, कैसे वो सब कुछ जाने सीखे। तो ये काल जो है सबसे लंबा चला, ये काल सबसे लंबा चला, इसीलिए इसको भी अब हम 3 पार्ट में कर देखेंगे। सिर्फ इसको ही देखेंगे, बाकी इन तीनों को नहीं कैटेगराइज करेंगे, खाली इसको करेंगे पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को हम कैटेगराइज कर रहे होंगे पूर्व पूरा पाषाण काल, नोट करना है, पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पूरा पाषाण काल। अब मध्य तो सबसे इजी है ना, आपको देख के पता चल रहा होगा, जो चीज़ बीच में आ रही है सब जगह मध्य ही बोला जा रहा है उसको। ठीक है, तो पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये आ जाएगा नव पाषाण काल। अरे सॉरी, पूरा पाषाण काल में जो थर्ड कैटेगरी होगी वो किसकी होगी, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एटलीस्ट क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया ताकि हम इसको इजी से इजी स्टेप्स में पढ़ सकें। फिर से बात कर लेते हैं इतिहास। इतिहास को हमने बांटा प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम मानव के आगमन से लेकर, यानी मानव जब भी अस्तित्व में आया तब से लेकर 8वीं शताब्दी तक की बातें कर रहे होंगे। मध्यकाल के इतिहास में यानी मिडवल हिस्ट्री में हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर प्लासी के युद्ध तक की बातें कर रहे होंगे। और आधुनिक इतिहास में हम 1757 से लेकर के 1947 जब हमारी देश को आज़ादी मिल जाती है तब तक की बातें हम आधुनिक इतिहास में कर रहे होंगे। अब इस वाले सेक्शन को हम उठा के यहाँ पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने इसको प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा। प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे सिंधु और वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल में हम आगे की बातें कर रहे होंगे। अब मैं आपको मेन टॉपिक पे ले चलती हूँ। ये जो हमने डिवाइडेशन किया इसको हमने किस आधार पर किया, हमने क्यों इसको प्रागैतिहासिक काल माना, क्यों इसको ऐतिहासिक काल माना और किसको ऐतिहासिक काल माना। देखिए, जिनके बारे में सिर्फ बातें हैं, जिनको सिर्फ बातें हैं या फिर पुरातात्विक तथ्य हैं, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मतलब कि ज़मीन के अंदर से खुदाई के दौरान जो भी कुछ जानकारी हमें मिल रही है कि मान लो हमने खुदाई की, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ अवशेष निकल रहे हैं, फिर उनके बारे में जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि ये कितने सालों पहले पुरानी चीज़ें हैं। तो बस वही तथ्य हैं, मतलब ना हमें कोई बताने के लिए है, ना हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए है। ऐसी चीज़ों को हमने रखा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि शुरुआती दिनों में। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हमने किन किन चीज़ों को रखा जिनके बारे में हमें साक्ष्य तो मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। हमें खुदाई में बहुत बड़े बड़े नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब खुदाई में शहर नगर मिल तो गए, लेकिन इनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, इनकी अपनी लिपि थी, पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हम आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास ना तो पढ़ने के लिए था, ना कोई बताने वाला था, सिर्फ बातें थी और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स थे। ठीक है, वो हमने देखा पाषाण काल में। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, इनके बारे में कोई बताने वाला नहीं था, खुदाई में हमें चीज़ें मिल तो रही थी,
पढ़ने के लिए भी चीज़ें थी, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए आज तक कि इनमें क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ अंश वैदिक सभ्यताओं के। फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है, यानी वो टाइम पीरियड है जिनके बारे में हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी मिलते हैं, यानी पुरातात्विक विभाग इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। बहुत सारे किले, सिक्के, मोहरें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स, ठीक है, बहुत सारी निशानियां हमें मिलती हैं जो इस काल के बारे में चीख चीख के हमें बता रही है कि हाँ भाई मैं हूँ ऐतिहासिक काल का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा पाषाण काल में। अच्छा, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल बोलें या पाषाण काल बोलें? पाषाण काल को पाषाण काल क्यों बोलते हैं? पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए बोलते हैं कि जब मानव अस्तित्व में आया, ठीक है, जब मानव अस्तित्व में आया तो उसके पास, उसके आसपास यानी उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी था वो पत्थर था, और मानव अपनी सराउंडिंग से जो कुछ भी यूज़ में ले रहा था वो पत्थर था, ठीक है। यानी कि इसका जीवन पूरी तरह किस पर निर्भर था, डिपेंडेंसी किस पर थी? पत्थर पर थी, और पत्थर को हम संस्कृत में पाषाण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला पाषाण काल, यानी ये पत्थर पर ही डिपेंड था, पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर के औजार से शिकार करता था, पत्थर के गुफाओं में रहता था, ठीक है। मतलब इसकी जो दुनिया थी, छोटी मोटी दुनिया थी, वो किस पर निर्भर थी? पत्थरों पर निर्भर थी, इसीलिए इसको हमने बोला पाषाण काल। आगे फिर इसकी बात अभी नहीं कर रहे होंगे, अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या होगा? एंशिएंट हिस्ट्री पाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। इसको अगर पाषाण काल लिखा जाए तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इकलौती पाषाण काल की ही बातें कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आधे ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात कर रहे होंगे, वैदिक सभ्यताओं की भी बात कर रहे होंगे। ऐतिहासिक काल में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में हम सिर्फ पाषाण काल को डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको चाहे प्राग ऐतिहासिक काल बोलें या पाषाण काल बोलें, बात एक ही है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को जैसे मैंने आपको बताया, उससे पहले ये देख लेते हैं कि नोट, सर्वप्रथम साक्ष्य 1863 का दौर था, 1863 का दौर था, और नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, यानी जो भूगर्भ से चीज़ें हमें मिलती थी उसके बारे में पता लगाते थे क्या हैं कैसी हैं, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 का दौर था। रॉबर्ट ब्रूस फूट को पल्वरम, पल्वरम कहाँ है? मद्रास यानी चेन्नई में, पल्वरम मद्रास के पल्वरम में, और ये कहाँ है? चेन्नई में है। इनको वहाँ से एक कुल्हाड़ी मिलती है, ठीक है, इनको वहाँ से एक कुल्हाड़ी मिलती है, वो कुल्हाड़ी पत्थर की होती है, वो कुल्हाड़ी पत्थर की होती है। और फिर ये पता लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कुल्हाड़ी जो है पाषाण काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल की है। तो बस इनको जनक माना गया, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं को कुल्हाड़ी के बारे में जानकारी मिली, जो कि किस काल की थी? प्राग ऐतिहासिक काल की, और ऐसे जन्म हुआ प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल अस्तित्व में आया, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूरा पाषाण नहीं देते, इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं पैलियोलिथिक एज क्या है, ठीक है। पूरा पाषाण की बात जब हम करें तो ये अननोन से लेकर या फिर ऐसे कह दो कि मानव जब अस्तित्व में आया, कब आया पता नहीं, ठीक है, तब से लेकर 10,000 BC तक, 10,000 BC तक की बातें हम पूरा पाषाण में करेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल क्या है? मध्य पाषाण काल है कि 10,000 से लेके 4,000 BC तक की बातें मध्य पाषाण काल में। जैसे मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल सबसे लंबा है, तो देखिए अननोन है ना, पता ही नहीं है कब से चला आ रहा है, पता ही नहीं है, ठीक है, कब से चला आ रहा है, और से 10,000 BC तक। फिर 10,000 से 4,000 BC तक की बातें हम मध्यकाल में करेंगे। फिर नव पाषाण काल में हम 4,000 से लेके 2500 BC तक, यानी जब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं पहुंच जाते तब तक की बातें हम कर रहे होंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर अभी कंपैरिजन करके डिस्कस कर रहे होंगे। फिर भी आप देख लीजिए कि पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर का प्रयोग करता है, पाषाण काल है भाई करेगा ही, ठीक है। यानी कि ये तभी से पत्थर पर इसकी निर्भरता थी, पत्थर पर ही अपना जीवन यापन करता था, उसके सहारे ही अपना गुजारा करता था। गुफा में रहता था, कोजियन गुफा चीन में मिली थी हमें, इसके साक्ष्य मिले थे। गुफा में रहना स्टार्ट कर चुका था पूरा पाषाण से ही, यानी
आग जलाना सीख चुका था, ठीक है, यानी इसको नॉलेज ऑफ फायर हो चुकी थी, यानी यूज़ ऑफ फायर नहीं था, अभी हम आगे देख रहे होंगे, लेकिन नॉलेज ऑफ फायर था, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, इसको हम पूरा पाषाण को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, पूर्व मतलब सबसे पहले का पूर्व, ठीक है, पूर्व को हम क्या कहते हैं, पूर्व यानी पहले का, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बस नाम ही आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। फिर मध्य पाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि तीर कमान बनाना सीख चुका था। ऐसा नहीं कि एकदम वेल तरीके से तीर कमान बनाना सीख चुका था, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आकार वो देने लग गया था अपने हथियारों को, तो यानी तीर जैसा कुछ स्ट्रक्चर देने लग गया था, ठीक है। उसको रखने के लिए कमान बनाने लग गया था। शिकार करने लग पड़ा था, ठीक है। पशुपालन, शिकार तो ये पहले भी करता था, पशुपालन करने लगा था। नई बात क्या हुई, पशुपालन करता था। मिट्टी के बर्तन को आकार देना सीख गया था। ऐसा नहीं है कि आज जैसे हम लोग बढ़िया पहिए पे रखे और घड़ी को निर्माण एक आकार देते हैं, वैसा नहीं करता था। हाँ, मिट्टी कुछ तो इसको आइडिया हो गया था कि बस मिट्टी को कैसे भी लेट लपेट करके उसमें कुछ स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसको हम लघु पाषाण काल कहते हैं, यानी मतलब माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक या फिर लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा था, ठीक है। सबसे छोटा इसको हम इसलिए कह लेते हैं लघु पाषाण काल, क्योंकि अभी देखिए हम बात कर रहे होंगे कि जब इसने पत्थरों का यूज़ करना सबसे पहले स्टार्ट किया, तो पहले बड़े बड़े पत्थर उठा के किसी को फेंक के मार दिया, जानवर मर गया, शिकार के लिए यूज़ कर लेता था। बट अब क्या करने लगा था, अब ये अपने पत्थरों को एक शेप देने लगा था, ठीक है। यानी कि इसका जो औजार था अब ये छोटा लेकिन यूज़फुल बनाने लग गया था। जैसे आपको पता होगा कि बड़े औजार से काम नहीं बनता है, ठीक है। औजार छोटा ही होता है, जैसे बंदूक होती है, ठीक है। बंदूक से इंसान की जान चली जाती है, लेकिन अभी बहुत बड़ी कोई चीज़ ले आएंगे तो उससे तो नहीं जाएगी ना। अब आप तोप के दुनिया में ना चली जाए, कैसे तोपें उड़ा रही हूँ मैं, तोपों से मार रही हूँ लोगों को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये ऐसे बेडौल पत्थरों का ही यूज़ करता था, लेकिन अब ये अपने पत्थरों को एक शेप देने लग पड़ा था, ठीक है। एक आकार देने लग गया था, छोटे छोटे नुकीले औजार बनाने लग गया था, जिससे ये शिकार करता था और इसके लिए बहुत आसानी होती थी। अभी बड़ा पत्थर उठा के फेंक के मारेगा, पता नहीं वो जब तक लुढ़क के जा रहा है जानवर भाग गया, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर जो नुकीले उनको फेंक के मारा, इधर उसको पता भी नहीं चला जो हिरन पानी पीने आया और उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको हमने लघु पाषाण काल बोला। फिर जो हमारे नव पाषाण काल का मानव था वो पूजा करना सीख गया था। देखो, पूजा, कृषि, पहिया बनाना सीख गया था, और सबसे पहला जो धातु इसने यूज़ में लिया वो तांबा लिया। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाता है कि मानव के अस्तित्व में जो सबसे पहली धातु उसकी जानकारी में आई वो कौन सी थी, तांबा। यानी सबसे पहले ना लोहा, ना चांदी, ना सोना, ठीक है, तांबा, ठीक है। सबसे पहले जो अस्तित्व में आया मानव के वो था तांबा। तांबा की जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा कंपैरिजन देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पर हम देखेंगे आग, ठीक है। सबसे पहले हम आग की बात कर रहे होंगे, तो आग के बारे में अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल में इसकी नॉलेज तो थी, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो पत्थरों का यूज़ करता था, पत्थरों को उठा के फेंकता था, शिकार करता था, गुफाओं में रहता था। तो जाहिर सी बात है कि कभी इसके द्वारा फेंका गया पत्थर से ही ज़रूर टकराया होगा, तो उससे आग जन्मी होगी, निकली होगी, ठीक है। लेकिन आग निकल तो गई, लेकिन अभी इस बंदे को पता नहीं है, यानी हमारे जो उस टाइम का मानव था उसको पता नहीं था कि आग है किस काम की, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आग पता होता तो ये कच्चे मांस का सेवन नहीं करता, कच्चा मांस नहीं खाता, ठीक है, पेड़ पौधों पर ही डिपेंड नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जब नॉलेज था लेकिन यूज़ ऑफ फायर नहीं था, तो जो शिकार करता होगा उसको ऐसे ही खाना शुरू कर देता होगा। यानी असभ्य था, बर्बर मानव था। इसके पास कोई मैनर नहीं था कि कैसे खाने को पका कर खाते हैं, कैसे एक सभ्य तरीके से रहते हैं। बस एक कच्चा मांस उठाता था, खाना शुरू कर देता था, ठीक है। तो नॉलेज था, यूज़ नहीं था। मध्य में भी देखेंगे कि हम नॉलेज अभी भी है, नॉलेज तो शुरुआत से ही था बट यूज़ अभी भी नहीं है। नव पाषाण काल का मानव जाकर नॉलेज और यूज़ दोनों ही जानेगा, किसका, आग का, फायर का, ठीक है। फिर गुजर बसर कहाँ होता था इनका, गुफा या नदी किनारे, गुफा या नदी किनारे इनका गुजर बसर होता था। हम देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम
पूरा पाषाण काल के मानव का ही साक्ष्य मिला। जैसे मैंने बताया था कोजियन गुफा चीन में हमें साक्ष्य मिलता है गुफा या नदी किनारे रहने का। तो जाहिर सी बात है जब इसने पहले ही सीख लिया तो आगे भी रहेगा, ठीक है, इसमें भी रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक आते आते मतलब हाँ ठीक है, गुफा और नदी किनारे पूरा पाषाण काल में रहता था, लेकिन यहाँ पर आते आते ये स्थायी निवास बना लेगा, आगे हम देख रहे होंगे। शिकार, आखेटक, शिकारी, शिकारी ये पहले ही था भाई, पूरा पाषाण काल से ही ये शिकारी था, क्योंकि अगर शिकार नहीं करेगा तो क्या खाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि जो हमारा सर्वप्रथम मानव था, यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था, क्या वो सिर्फ शाकाहारी था? नहीं, वो शाकाहारी नहीं था, वो शिकारी भी था, आखेटक भी था, वो शिकार करता था और मांस का सेवन करता था। तो यानी असभ्य था, शिकारी तो था बट असभ्य था, मतलब अभी उसको पका के खाना नहीं आता था, बस उसने जैसे कुछ भी देखा, एलिफेंट देखा, बफेलो देखा, मारा उसको और नोच के खाना शुरू कर दिया, तो वो असभ्य था। सेम चीज़ मध्यकाल में भी थी, बट नवपाषाण काल में वो आते आते सभ्य शिकारी बन चुका था, क्योंकि जब नॉलेज ऑफ फायर हो गया, नॉलेज ऑफ फायर हो गया, यूज़ ऑफ फायर हो गया, तो फिर उसको सभ्यता आनी ही आनी थी, पकाकर खाना खाना ही खाना था। पशुपालन की बात करते हैं, पहले कोई पशु नहीं पालता था क्योंकि वो खुद ही एक पशु था, ठीक है, उसका जैसे जीवन शैली जैसी थी तो वो खुद ही एक पशु था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुत्ता पालना सीखता है सबसे पहले, मध्य काल में आते आते, मध्य पाषाण काल में आते आते वो कुत्ता पालना सीखता है सर्वप्रथम। अब यहीं से हम देखेंगे कि सर्वप्रथम उसने क्या पाला, कुत्ता पाला, और कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। फिर देखते हैं नवपाषाण में अन्य जानवरों को पालना स्टार्ट कर देता है अपने सुविधा अनुसार। कृषि देखते हैं, कृषि पहले नहीं करता था, सिर्फ शिकार करता था, मध्य में भी कृषि नहीं करता था, लेकिन नवपाषाण तक आते आते वो कृषि करने लग गया था, यानी उसको जौ के बारे में, धान के बारे में, इन सब की चीज़ों की नॉलेज हो चुकी थी। और वो क्या करता था कि जैसे ही बाढ़ का पानी उतर कर नीचे जाता था वो अपनी फसल बो देते थे और वापस आने तक उसकी कटाई कर लेते थे, यानी कि अब ये कृषि करना सीख चुके थे। जब कृषि कर ली, अगर हमने कोई चीज़ अपने खाने के लिए कहीं पर बोई है तो उसको स्थायी निवास भी तो बनाना पड़ेगा। तो यानी स्थायी निवास पहले नहीं था, मध्य में भी नहीं था, लेकिन जब उसने कृषि सीखी यानी नवपाषाण काल में, तो फिर उसका स्थायी निवास भी बन गया। मिट्टी के बर्तन, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा पाषाण में तो नहीं था, मध्य पाषाण में था तो लेकिन उसका बेहतर आकार अभी वो नहीं दे पाया था, लेकिन इसमें बेहतर आकार के साथ आ गया, ठीक है, नवपाषाण में। पहिया क्या है, पहिया पूरा पाषाण काल में कोई जानकारी नहीं थी पहिए की, मध्य पाषाण काल में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नवपाषाण तक आते आते इसने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ऐसा नहीं पहिया मोटरसाइकिल की पहिया या कार की पहिया, पहिया मतलब अब इसने लुढ़काना सीख लिया था कि अगर हमको कोई सामान लेके जाना है तुम क्यों ना उसको किसी पत्थर पर या कोई ऐसे शेप बनाया और उसको लुढ़का के ढलका के लेके जा सकते हैं, ठीक है। यानी फिर देख लेते हैं औजार। औजार पहले बड़ा पत्थर यूज़ करता था, यानी ये पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर है, यही उठा के फेंक दिया, ठीक है, भैंसे के ऊपर, पता नहीं वो मरा नहीं मरा, या ये फेंक भी पाया नहीं पाया, ठीक है। बट यहाँ पे छोटे पत्थर का आकार देने लग गया था, यानी छोटे पत्थर को आकार देने लग गया था। अब क्या ये ऐसे घिस विस के बढ़िया से ऐसे सफाई करके उसको आकार नहीं देता होगा, ये क्या करता होगा कि बड़ा पत्थर उठाता होगा, छोटे पत्थर की या बड़े पत्थर के ऊपर उसको फेंक देता होगा। जब वो पत्थर, जैसे मान लो ये पत्थर उठाया और इस पत्थर पे फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है या तो ये पत्थर टूटेगा या तो ये पत्थर टूटेगा। अगर टूटा तो इसमें से कुछ काम का भी मिलेगा हमारे पास, जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे, ठीक है। पिक्चर में क्या देखते हैं कि हीरो ने कांच तोड़ा और कांच में से कुछ ऐसे नुकीला सा तो शेप मिल के आ गया और उससे अपनी कलाई काट ली या सामने वाले का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। फिर खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक ये पहले भी था, मध्य में भी था और नवपाषाण में, बस तरीके थोड़े से बदल गए। खाद्य संग्राहक का मतलब कि जब ये किसी कैसे बनाओ जानवर, मान लो ये जानवर है, ये पूंछ है, ये पैर है, ठीक है, ये कुछ भी है, अरे नहीं बनाती ऐसे, ठीक है, मान लो ये जानवर है, ये है जानवर, ये कुत्ता है, ठीक है, इसको इसने मारा। अब ये पूरा तो नहीं खा गया होगा ना, तो इसको इतनी समझ तो थी कि खाद्य संग्राहक ये पहले से ही यानी पूरा पाषाण युग से ही करता था कि जैसे इस कुत्ते को जैसे ही इसने मारा,
इसको उसने खाना शुरू कर दिया, जितना बच गया वो अपनी गुफा में घसीट लेके चला गया, ठीक है, यानी खाद्य संग्रह करने लगा। हाँ, ये ऐसे ही चाहे वो बदबू दे, सड़े, खाता पीता रहता था, ठीक है, तरीके थोड़े से बदले, लेकिन खाद्य संग्रह की पूरा पाषाण काल से ही करता था। तो आई होप आपका ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ और यहाँ तक की बातें कर चुके हैं। अब हम थोड़ी सी और बातें कर रहे होंगे कि हमने ये तो देख लिया कि मानव ने क्या क्या किया, ठीक है, मानव कैसे अस्तित्व में आया, उसने पहले क्या सीखा, बाद में क्या सीखा, पहले क्या जाना, बाद में क्या जाना और अंत तक क्या क्या जाना, ठीक है, इन सब की बातें हम कर रहे होंगे, कर चुके हैं। लेकिन ये भी जान लेना ज़रूरी है कि खुद मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है, खुद मानव का विकास कैसे हुआ, यानी वो फिजिकली कैसे कैसे चेंजेस हुए उसमें, और कैसे कैसे वो न्यू फॉर्म में आता गया और हमारे जैसा बन गया। आप सबने एक बात सुनी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ठीक है, नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज बंदर होते तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आज भी जितने बंदर हैं वो आगे चल के इंसान बन जाए, ठीक है। अगर हमारे ही पूर्वज बंदर थे तो यानी कि जितने बंदर हैं उन्हीं से उनका एक डेवलप फॉर्म इंसान बन जाना चाहिए आगे चलकर। ऐसा नहीं होगा, जो बंदर हैं वो बंदर ही रहेंगे, जो इंसान है वो इंसान ही रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ वानर ही मानव के करीब था, ठीक है, सिर्फ वानर ही मानव के करीब था, ना कि मानव ही बंदर था, बंदर ही मानव था, ऐसा नहीं है। सिर्फ वानर ही यानी बंदर ही मानव के सबसे करीब था, यानी कि बंदर ही था जो हमारा जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था, एक बंदर था जो उससे सबसे करीबी था, यानी उसी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता था, ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो एकदम ऐसे झुक कर चलता था, ठीक है, मतलब उसके पैर लंबे थे लेकिन उसके हाथों की लंबाई पैरों से थोड़ा छोटे थे, इसीलिए वो पूरी तरह बंदर की तरह नहीं चलता था कि एकदम बराबर चले, बस हाँ वो थोड़ा सा झुक के चलता था ऐसे। मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जो ये मानव है ये इसका पैर वाला और यहाँ से कमर से ये झुका हुआ है, कमर से झुका हुआ है, दोनों हाथ पैर इसके बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये झुक के चलता था अपने हाथों का सहारा लेकर। फिर इसने धीरे धीरे थोड़ा उठना सीखा, धीरे धीरे थोड़ा उठना सीखा, पैरों की लंबाई, हाथों की लंबाई थोड़ी सी कम हुई। फिर इसने थोड़ा और इम्प्रूव किया और इतनी हो गई, फिर थोड़ा और इम्प्रूव किया होगा, इतनी हो गई, फिर थोड़ा और इम्प्रूव किया हो, इतनी हो गई। अब ये एकदम स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, अब ये एकदम स्ट्रेट हो चुका है। तो हम देखेंगे कि 6 चरणों में हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य बताता है कि जो ये आधुनिक मानव बना, जो मेरे जैसा है, जो हमारे जैसा है, जो पूरी तरह खड़ा है, उसके हाथ पैर फ्री हैं, उसके पैर चलने का काम करते हैं, हाथ दोनों, और अन्य कामों के काम आते हैं सिवाय चलने के, ठीक है। तो ये मानव बनने के लिए हम 6 स्टेजेस देख रहे होंगे कि कैसे हमको प्राचीन इतिहास से हमको साक्ष्य मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे कैसे मानव पूरा पाषाण से लेकर के होमो सैपियन यानी आधुनिक मानव तक का सफ़र पूरा करता है। तो सबसे पहले मानव विकास की श्रेणी में हम देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो हमको मानव के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले, साउथ अफ्रीका से मिले, और उस मानव को हमने बोला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये समझना तो है ही है, लेकिन ये नाम बस साथ ही साथ आपको रट लेने हैं कैसे भी, ठीक है, इसको और कोई ट्रिक नहीं है कि और कोई ट्रिक कोई टीचर बता देगा, बस इसको आपको कैसे भी करके रट लेना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से मिले, क्या नाम था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। उसके बाद जावा द्वीप पर, जो मैं इसको बना लेती हूँ कि जैसे पहले ऐसे था एकदम झुका हुआ, फिर थोड़ा फिर थोड़ा और फिर ये स्ट्रेट हो गया। तो यानी ये वाला जो था ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपको यहाँ वाली लाइन दिख नहीं रही होगी, बट आप समझो कि जो नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये वाला जो था उसका हमें साउथ अफ्रीका से साक्ष्य मिले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर जो नंबर 2 था, जावा मानव जिसको हमने कहा, और इसके साक्ष्य हमको जावा द्वीप से मिले, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पर सर्वप्रथम ये पाया गया। ये एकदम जो झुक के चलता था, लेकिन जब तक ये थोड़ा सा सीधा होना सीख चुका था, खड़ा होना सीख चुका था, तब तक ये कहाँ तक पहुँच चुका था, जावा द्वीप तक पहुँच चुका था। उसके बाद जब हम नंबर 3 तक आते हैं, थोड़ा और इसने इम्प्रूवमेंट की, तब तक ये चीन, पैकिंग मानव जिसको हमने बोला, ये चीन तक आ चुका था। फिर देखते हैं चौथा, जिसको निएंडरथल बोलते हैं,
थल बोलते हैं वो जर्मनी तक आ चुका था, जर्मनी तक इसका जर्मनी में अवशेष मिले इनके। उसके बाद 5वां हम देखते हैं क्रोमेम नाव मानव, क्रोमेम नाव, ठीक है, क्रोमेम नाव मानव, इसके अवशेष हमको कहाँ मिलते हैं, फ्रांस में मिलते हैं। और फिर आधुनिक मानव बन जाता है, यानी ये पूरी तरह खड़ा होना सीख चुका है। इसका हमको देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, साउथ अफ्रीका एस्ट्रेलोपिथेकस, और आधुनिक मानव कहाँ जाकर हमको मिलता है, नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है, नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है। और इसी मानव को हमने नाम दिया होमो सैपियंस, होमो सैपियंस जो कि हम थे और जो कि ये तब का मानव था। और ये मानव भी आज का नहीं है, ये इस मानव का इतिहास भी 3 लाख वर्ष पुराना है, 3 लाख वर्ष पुराना, यानी आज से 3 लाख वर्ष पुराना जो मानव बनकर खड़ा हुआ था उसी को हमने नाम दिया था होमो सैपियंस। और उसी की कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। हम लोग में इस मानव के कंपैरिजन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी जो ये मानव था, आधुनिक मानव था, वही हमारे सबसे करीब था। और उसी के बारे में हम पूरे इतिहास की नींव रखेंगे, पूरा इतिहास पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम आज की क्लास में ये टॉपिक यानी पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कहीं से भी कुछ नहीं आने वाला है। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। और हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें इस टॉपिक का, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो बस आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और फिर से जो स्टार्टिंग में मैंने रिक्वेस्ट की थी उसको रिपीट करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियोस के साथ आती रहूँगी। थैंक यू।